तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी हैरत अंगेज घटना की तह तक जाते हैं जो लॉजिक और साइंस दोनों की समझ को सीधी चुनौती देती है। बात है साल 2002 की, राजस्थान के रहने वाले अर्जुन की। बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्टीरियस केस के फैक्ट्स और दावों पर चलते हैं। इस केस को समझने की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक कॉन्ट्रास्ट से करते हैं। एक तरफ सोचिए 19 साल का एक निहायती ब्राइट, बिल्कुल शांत रहने वाला कॉलेज स्टूडेंट जो एक बहुत ही एजुकेटेड और शाकाहारी परिवार से आता है, और दूसरी तरफ वही लड़का अचानक एक ऐसी हिंसक एंटिटी में बदल जाता है जो गटर के पास बैठ के कचरा खा रहा है। मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का इस हालत तक पहुंचना ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया? अब इस मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की हिस्ट्री और वहां की मान्यताओं की तरफ। ये वही जगह है जहां अर्जुन अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया था। राजस्थान का ये बहुत ही मशहूर मंदिर मुख्य रूप से भगवान हनुमान, भगवान भैरव और भगवान प्रेतराज सरकार को समर्पित है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल तीर्थ स्थल नहीं है। ये जगह पैरानॉर्मल शक्तियों और आत्माओं से जुड़े अनुष्ठानों के लिए पूरे देश में जानी जाती है। और हाँ, इस मंदिर के नियम वो बेहद सख्त हैं। कहा जाता है कि इन्हें इग्नोर करने के परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। पहला रूल, वहां जो लोग अनुष्ठान या झाड़ फूंक के प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनका गलती से भी मजाक नहीं उड़ाना है। दूसरा, मंदिर से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और तीसरा, सबसे अजीब रूल, वहां की बाउंड्री से कोई भी चीज घर नहीं ले जाई जा सकती। लिटरली कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रसाद भी नहीं। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है कि अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक कैजुअल ट्रिप के दौरान अनजाने में इन सख्त बाउंड्रीज को क्रॉस कैसे कर दिया। सबसे पहले उन्होंने वहां अनुष्ठान करवा रहे लोगों का मजाक उड़ाया, यानी पहला रूल ब्रेक। फिर बाहर आने पर अर्जुन की अपनी चप्पलें कहीं खो गईं, और यहां उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने वहीं पड़ी किसी और की लावारिस चप्पलें पहनी और उन्हें पहनकर वो सीधा अपने घर आ गया। एक तरह से मंदिर की सीमा से एक ऐसी चीज बाहर आ गई जिसे वहीं छूट जाना चाहिए था। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। घर लौटने के बाद तो चीजें ऐसी बिगड़ी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसी शाम वो रोजाना होने वाली फैमिली पूजा में शामिल होने से बिल्कुल मना कर देता है। आधी रात को देखा गया कि वो अंधेरे कमरे में किसी अदृश्य चीज से बातें कर रहा है। अगली सुबह वो घर से गायब मिलता है, और कहां मिलता है? गटर के पास कचरा खाते हुए। और अगले 4 महीने तक लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी जीरो इंप्रूवमेंट। ये गिरावट सच में बहुत ही अचानक और तेज थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबकी रूह कंपा दी। जब अर्जुन घर लौटा और उसके पिता ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूजा के लिए बुलाया तो उसने हाथ झटक दिया और एक बेहद डरावनी धमकी दी, मैं तेरी जान ले सकता हूं आज के आज, लेकिन तुझे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। सोचिए, एक शांत और संस्कारी लड़के के मुंह से ऐसी बातें। यह साफ इशारा था कि उस पर किसी ऐसी चीज का कंट्रोल हो चुका था जो अर्जुन तो बिल्कुल नहीं था। यहां एक बहुत ही दिलचस्प क्लैश देखने को मिलता है। एक साइड पर हैं हाईली लॉजिकल और पढ़े लिखे पेरेंट्स, एक वकील पिता जो सिर्फ सबूतों पर भरोसा करते हैं, और एक प्रोफेसर माँ। अंधविश्वास जैसी चीजों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन दूसरी साइड, उन्हीं के घर के अंदर एक ऐसी अनएक्सप्लेन्ड खौफ पैदा करने वाली पैरानॉर्मल अराजकता हावी हो रही थी जिसने उनके बेटे को पूरी तरह से बदल दिया था। ये लॉजिक और साइंस की उस चीज से सीधी टक्कर थी जिसे समझना नामुमकिन लग रहा था। ऐसे एजुकेटेड परिवार से यही उम्मीद की जाती है कि वो सबसे पहले साइंस की तरफ ही जाएंगे, राइट? अर्जुन को तुरंत एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इस बिहेवियर को देखकर इसे सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मेंटल इलनेस का नाम दिया। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? 4 महीने की लगातार थेरेपी और दवाइयों के बावजूद इंप्रूवमेंट बिल्कुल जीरो था। हालत और भी खराब होती जा रही थी। साइंस यहां पे पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होने लगा तो फैमिली फ्रेंड्स ने सलाह दी कि उसे वापस उसी मंदिर लेकर चलो। लेकिन यहां जो अर्जुन का रिएक्शन था ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। जैसे ही प्रेतराज सरकार के पास जाने का जिक्र हुआ, उसने सुसाइड करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। और यह सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, यह रेजिस्टेंस एक्सट्रीम लेवल का था। उसने गाड़ी की खिड़की पर अपना सिर तब तक पटका जब तक कि खून नहीं बहने लगा। ये इस बात का क्लियर सिग्नल था कि उसके अंदर मौजूद कोई चीज उस मंदिर में वापस जाने से बुरी तरह खौफ खा रही थी। आखिरकार मना करने के बावजूद किसी और जगह जाने का बहाना बनाकर उसे धोखे से ले जाया गया, पर मंदिर पास आते ही उसे भनक लग गई। फिर भी जैसे तैसे उसे जबरदस्ती मंदिर लाया गया
और फिर जैसे ही वहां से जय हो प्रेतराज सरकार की का जाप उसके कानों में पड़ा, एक इंस्टेंट फिजिकल रिएक्शन देखने को मिला। वह किसी अजीब और अग्रेसिव तरीके से झूमने और नाचने लगा, जिसे उस मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के असर में होने का एक पुख्ता संकेत माना जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 9। जब अर्जुन को वहां के पुजारियों और बाबाओं के सामने लाया गया तो उन्होंने जो पुष्टि की वो और भी शॉकिंग थी। उनके हिसाब से अर्जुन के शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 9 अलग-अलग आत्माएं या एंटिटीज मौजूद थीं। ये 9 पावर्स मिलकर उससे वो सब करवा रही थीं जो किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं थी। यानी पिछले 1 साल से ये अर्जुन नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर कब्जा किए हुए ये 9 शक्तियां थीं। पर सवाल ये उठता है कि ये आत्माएं उसके अंदर आईं कहां से? सोर्स मटेरियल इसका जवाब वापस उसी रूल के टूटने पर ले जाता है, मंदिर से कोई चीज घर नहीं ले जानी। असल में अर्जुन ने जो लावारिस चप्पलें वहां से उठाकर पहनी थीं, वो पहले से ही किसी ऐसे इंसान की थीं जो इन 9 एंटिटीज से ग्रस्त था। जब उन चप्पलों को पहनकर वो मंदिर की बाउंड्री से बाहर गया तो उसका खुद का शरीर इन स्पिरिट्स के लिए एक नया घर या कह लीजिए एक नया वेसल बन गया। रूल तोड़ने की कितनी खौफनाक सजा! जिस स्पीड से ये भयानक सिलसिला शुरू हुआ था, सोर्स के अकॉर्डिंग उतनी ही तेजी से ये खत्म भी हो गया। बताया जाता है कि मंदिर में अनुष्ठान के बाद वो तुरंत ठीक हो गया। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। जब अर्जुन वापस होश में आया तो उसे पिछले 12 महीनों की बिल्कुल कोई भी बात याद नहीं थी। 0 मेमोरी। उसके लिए वो पूरा 1 साल पूरी तरह से ब्लैंक था, जैसे वो किसी गहरी नींद में था और उसके शरीर का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। ये पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के द डिवाइन पोजीशन एपिसोड में बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट की गई है। इस एक्सप्लेनर का मकसद अन्वेषकों द्वारा जांचे गए इन कल्चरल रहस्यों और मनोवैज्ञानिक दावों के फैक्ट्स को निष्पक्ष रूप से सामने रखना था। तो इस केस को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वास्तव में हमारा दिमाग खुद ही अपने दानव और भ्रम पैदा करता है जो सिजोफ्रेनिया जैसी जटिल बीमारियों का रूप ले लेते हैं? या फिर क्या सच में मेहंदीपुर बालाजी जैसी जगहों पर कुछ ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो साइंस और हमारी समझ की सीमाओं से बिल्कुल बाहर हैं? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिस पर यकीनन लंबे समय तक विचार किया जाता रहेगा।